सभी शिक्षक साथियों मेरा नमस्कार। आज हम जो चैप्टर पिछली बार हमने किए थे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें कुछ और क्वेश्चंस की जो बचे हुए अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम बात करना चाहेंगे। इसमें लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, चतुर्थांश का, और उसकी परिधि दे रखी है। चतुर्थांश एक शब्द आया है जिससे बच्चों को हमें परिचय कराना है, चतुर्थांश, और साथ में चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि हमें परिधि वृत्त की दे रखी है, परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम सबसे पहले बच्चों को ये बताएंगे चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश चतुर्थ हिस्सा, वृत्त का जो चौथा हिस्सा है वही आपका चतुर्थांश, मीन्स आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और साथ में 1/4 कर दें। ठीक है, एक रोटी के 4 हिस्से उदाहरण दे सकते हैं, चारों हिस्से बराबर होते हैं। तो अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके 4 का भाग लगा दे तो भी चतुर्थांश आ जाता है, पर उसमें हमें r की ज़रूरत है। ठीक है, और एक दूसरी बात, जब भी चतुर्थांश दूसरी जगह भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में मान लो हम कोण की बात नहीं भी करें, पर चतुर्थांश से बच्चे का नॉलेज होना चाहिए। तो चतुर्थांश में बच्चों को बताइए कि चूंकि ये पूरा कोण जो रहता है वो 360 होता है और ये 4 हिस्से में बटा हुआ है, इसलिए प्रत्येक कोण अपने आप में 90 डिग्री होता है। तो चतुर्थांश की जब भी कोई बात आती है तो हम उस समय थीटा जो लेते हैं वो 90 डिग्री लेना है आपको। ठीक है, और अब आती है बात त्रिज्या की, तो हम क्वेश्चन की यहाँ से शुरुआत करेंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बच्चों से ही पूछा जाएगा कि परिधि की मदद से आप त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे, क्योंकि हमारे पास परिधि दे रखी है वो है 22 सेंटीमीटर। फिर सूत्र बता देते हैं, सूत्र याद है उसको, 2πr = 22, पाई का वैल्यू 22/7, r = 22। ठीक है, r का वैल्यू चाहिए तो ये जितने भी हैं उलट गुणित हो जाते हैं। 22 ऊपर था पहले से, गुणित में नीचे वाला पोर्शन बटे में 2 × 22। इस प्रकार 22 से 22 कैंसिल होने के बाद ये आया आपका 7/2। 7/2 जो त्रिज्या आई है, और थीटा साथ में आपका 90 डिग्री है। अब यदि हम चतुर्थ हिस्सा, या यूँ कहें कि एक त्रिज्या खंड है, बच्चे के दिमाग में अभी तक जो हमने बताया था वो है त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी अगर ये लगाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट अगर चतुर्थांश की कभी बात आती है तो आप 1/4 πr² का भी यूज़ डायरेक्ट करवा सकते हैं। एक बार उसको बता दें कि 90/360 1/4। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट = 1/4 πr² भी लगा सकते हैं, या अभी मैंने आपको कोण बताया है इसलिए 90/360 वही फार्मूला बता देंगे हम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही लगा रहे हैं हम, और साथ में πr²। 90/360 से ही 1/4 बनता है, ये भी बता सकते हैं। देखियो, हाँ, यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल आया था उसका ही 1/4 आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल बनता है। 1/4 पाई की जगह 22/7, r की जगह जो हमने 7 रखा था 7/2, 7/2 को 2 बार लिख देंगे, और इसको कैंसिल करने के बाद जो भी आंसर आता है यहाँ पर आ जाएगा आपका 154, और बटे में 4 दूना 8 दूना, और काट सकते हैं इसको 11, तो ये हो जाएगा 77, और अपॉन में 8। और कोई भी एरिया हो हमेशा बार बार रिपीट करें कि छात्रों को बताएं कि कोई भी क्षेत्रफल हो, पूरी मेंसुरेशन में कहीं भी पृष्ठ क्षेत्रफल आता है या क्षेत्रफल आता है, एरिया आता है, मीन्स हमेशा आपको वर्ग सेंटीमीटर में ही डिनोट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r का वैल्यू तो हो गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है।
चित्र बना देते हैं और क्लियर हो जाता है। चित्र बनाना ही चाहिए, जहाँ वृत्तखंड या त्रिज्याखंड आता है चित्र बना के समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक जीवा है और ये केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है। ये जो कोण दे रखा है ये 90 डिग्री का है। ये आपकी जीवा है, पता ही है सभी बच्चों को। ये जीवा का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता दिया था। अब आपको बताना क्या है इसमें, संगत लघु वृत्तखंड। नंबर 1 बताना है लघु वृत्तखंड, एक तो लघु वृत्तखंड बताना है और दूसरा बताना है संगत दीर्घवृत्त। संगत दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, जबकि पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए, ऐसा लिखा है। बहुत बार पेपर में लिखा रहता है ब्रैकेट में कि पाई बराबर 3.14 या 22/60, वैसे अंडरस्टैंडिंग है। फिर भी अगर 3.14 मिल रहा है यानी कि वो रखने में आपको ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आने की संभावना है, ठीक है। और 22/7 भी लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि वृत्तखंड क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वृत्तखंड ये हुआ जो जीवा और साथ में परिधि के उस हिस्से या चाप के हिस्से से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, जो शेडेड पार्ट है, वो आपका वृत्तखंड हुआ। अब इसमें दो बातें हैं आपके सामने, एक है आपके पास लघु और एक है दीर्घ। तो लघु और दीर्घ की बात हमने की थी कि ये कोण 90 है, तो इससे संबंधित और बाकी बचा हुआ जो है वो 360 माइनस 90 करेंगे तो आपका 270 का कोण आएगा। मतलब ये भी एक प्रकार से इस जीवा के द्वारा जो क्षेत्रफल घिर रहा है, ये पोर्शन छोड़ करके बाकी जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो आप एक केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु का अगर निकालते हैं तो स्वाभाविक है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते तो बचा हुआ दीर्घ आ जाएगा, ठीक है। तो ये नई कोई बात नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला बताया गया था पाई r²/360, वही θ/360 गुणित पाई r²। ऐसा लिखने की आदत हो तो ऐसा लिख दें। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ही हमने 1/2 r² साइन थीटा का वैल्यू माइनस करने से ये पूरा त्रिज्याखंड कहलाता है। इसमें से अगर हम क्या करते थे, ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते थे तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता था। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए और ऐसे केस में r² जैसे कॉमन रहता है तो r² को कॉमन लिया जा सकता है, बार बार दो वैल्यू नहीं रखना पड़ेगी। थीटा की जगह 90 है अपॉन 360, पाई की जगह रख सकते हैं 3.14, उसके बाद में -1/2 r² कॉमन हो गया है और साइन 90। बस इस बात का ध्यान देना है कि जो एंगल हैं वो बच्चों के कोर्स में 10th के लेवल पर 90 से ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर 90 आता, उस दिन हमने 120 का क्वेश्चन भी आपको बात की थी कि 120 होता है तो उसको 60 में हम कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से r का वैल्यू रख सकते हैं हम। r का वैल्यू हमारे पास त्रिज्या है 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से 1/4 हो जाएगा, 3.14 माइनस 1/2 साइन ऑफ 90 होता है 1। इस प्रकार से फाइनली इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 3.14/4 माइनस 1/2, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 314/4 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। इसका जो भी कैलकुलेशन आता है, चूँकि हम समय की बचत कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल आ जाता है, अब आपको चूँकि दीर्घ का भी निकालना है तो ज़्यादा बेटर है कि पूरे क्षेत्रफल ये आपने प्राप्त किया, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो अगर दीर्घ वृत्तखंड चाहिए तो निश्चित रूप से इस पूरे में से ये अगर माइनस कर दें तो आपको डबल फार्मूला और डबल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बच्चा जानता है, इसमें से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो दीर्घ वृत्तखंड प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपन लिखेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² लिख देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो भी हमारे कैलकुलेशन आया वो रख देंगे और इस प्रकार से वैल्यू रखने के बाद ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो
तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि लघु और दीर्घ दोनों को एक साथ पूछा गया है। तो ऐसे केस में आप पहले लघु निकाल करके और उसको अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो वो दीर्घ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का, देखो सेम है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 60 और कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री है और संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके कर सकते हैं इसको हम, सेम था, पहले लघु निकाल लेते हैं। 60 है केवल यहाँ पर और 10 की जगह कितना है 15, इसको ओके कर सकते हैं हम। इसके बाद में एक घोड़े का सवाल या फिर आपका गाय हो सकता है या घास चरने का कोई भी सवाल आ सकता है। तो ऐसे में बच्चे को ये समझ में नहीं आती है कि हमें क्षेत्रफल निकालना है या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का निकालना है या चाप की लंबाई निकालनी है। तो उस समय भी हमें थोड़ा सा उसको चित्र के बेस पे क्लियर कर देना चाहिए कि देखिए ये स्थिति है। यहाँ पर अपना प्रश्न पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, ये देखिए ये वर्गाकार मैदान है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 15-15 मीटर और वर्गाकार इसलिए सभी भुजाएं बराबर होती है। फिर कोने पर लगे एक खूंटे से, ये कोने से एक खूंटा लगाया है जिससे हम रस्सी बांधते घोड़े की, तो घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। यहाँ से उसकी जो लंबी रस्सी है वो है 5 मीटर और यहाँ इस घोड़े को बांध दिया है। अब आपको बताना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। पहले बच्चों को बता दीजिए कि घास केवल इस क्षेत्रफल में ही है, इधर घास नहीं है। ठीक है, यानी अगर घोड़े को यहाँ बांधा है तो निश्चित रूप से बच्चा कहेगा कि ये इतनी घास को चर सकता है। यही आपको निकालना है। जैसे हमने शेडेड पार्ट किया तो बच्चा खुद बताएगा कि ये जो क्षेत्रफल है इसी को हम क्या कहते थे, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नहीं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहते थे। यानी आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी घोड़े द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल जो रहेगा वो क्या होगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में हमें दो बातों की आवश्यकता लगती है। नंबर 1 तो जो कोण बना रहा है, तो कोण तो यहाँ अंडरस्टूड है, प्रत्येक कोने पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का है और साथ में इसकी जो त्रिज्या है वो रस्सी के बराबर होगा। तो रस्सी है अपने पास 5 मीटर, इसलिए सीधे सीधे हम बोलेंगे कि घोड़े द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल, यह वह क्षेत्रफल जो घोड़ा घास चर सकता है वो हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वही सूत्र हमारा θ/360 गुणित πr²। थीटा की जगह 90 हो जाएगा, 360, पाई की जगह जो वैल्यू आप रखना चाहें 3.14 रख देंगे, r की जगह 5 का है वैल्यू, 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से 1/4 3.14 और ये आ जाएगा 25। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो उत्तर आएगा वही वर्ग सेंटीमीटर नहीं, एक आदत बन जाती है बच्चे की कि सेंटीमीटर लिखता रहता हो। पूरा पहले जो फैमिली में जो सरनेम चल रहे हैं ना वही तो फैमिली के आगे भी सरनेम आएंगे। तो क्वेश्चन में जो आपकी यूनिट से दे रखे मीटर, तो आखिर में जो उत्तर आएगा वही वर्ग मीटर कहलाएगा। ठीक है, अगर एक इकाई आपकी कहीं मीटर में दूसरी सेंटीमीटर में, तो ये जरूर बता दें कि भाई सभी यूनिट्स जो रहती है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये आपका घोड़े द्वारा चरी गई घास, यदि उसको हमने 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है। इसी में आगे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ये बोला है कि यदि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए जबकि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यानी इस रस्सी को एक्सटेंड कर दिया और ये अब 10 होगी। ये देखिए आप, अब बच्चों से अगर प्रश्न करेंगे तो बच्चा तो निश्चित रूप से कहेगा कि सर 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा था, अब 10 से बांध दिया तो डबल खा जाएगा। ऐसा नहीं है। अब आपका जो क्षेत्रफल हुआ ये पूरा हुआ, देखिए आप। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। अब समझिए कि पहले वाली बात को हम भूल जाएं। अब फिर से एक त्रिज्या खंड आया और इसकी जो त्रिज्या है वो 10 आई और कोण वही है। यानी फिर से अगर हम बात करें कि यदि घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए तो उस समय घोड़े द्वारा चरी गई घास का जो क्षेत्रफल होगा थीटा यानी कि वही 90/360 और पाई की जगह पाई रखे रहने दें
और साथ में r की जगह हो जाएगा आपका 10 का वर्ग। अब 10 के वर्ग से यहाँ देखिए आप, ये 1/4, पाई की जगह 3.14, उसके बाद में 10 का हो जाएगा 100। यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए आप, जब लंबी रस्सी 5 थी और अब 10 कर दी तो यहाँ पर वो 25 आ रहा था, ये पार्ट तो सेम है अभी भी, परंतु वो 25 था और ये कितना हो गया, 100 हो गया, मतलब 4 गुना एक प्रकार से हो गया। यानी कि आपको बताना है, जो भी कैलकुलेशन आता है उसने कहा कि भाई घास के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो जो क्षेत्रफल इसका है इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो घोड़े द्वारा जब हम 10 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांधा तब क्षेत्रफल में वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता अक्सर। इसके बाद में छतरी वाले क्वेश्चन की हमने बात कर ली थी, और एक आपका क्वेश्चन और अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 इसी यूनिट में है, वो भी देख लेते हैं। समय अभाव को देखते हुए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी गणित के विद्वान व्यक्ति हैं। 12.2 में लगभग सभी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस पे चर्चा हो गई थी। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, वृत्ताकार ब्रुच है, ये क्वेश्चन नंबर 9 की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। वृत्ताकार ब्रुच है जो कि चांदी के तार से बनना है, मीन्स ये तार भी चांदी का है, और साथ में जिसका व्यास जो दे रखा है वो 35 मिलीमीटर है। ये जो व्यास दे रखा है वो 35 मिलीमीटर है। अब आगे और पढ़ लेते हैं। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, मतलब इसमें 5 व्यास लगाए गए हैं इस प्रकार से। एक और बना लेते हैं। इस प्रकार से 5 व्यास लगाए इसमें, यानी कि एक प्रकार से 10 भागों में वितरित किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, तो उसे जो 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, 10 बराबर त्रिज्या खंड हो जाएंगे सभी। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कुल वांछित तार की लंबाई बताई, इसमें कितना तार लगा, तो निश्चित रूप से तार कितना लगा। एक बात तो इसने बताई थी कि जो व्यास दे रखा वो 35 है, तो क्वेश्चन को हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जो वृत्ताकार तार है उसका व्यास जो दे रखा है वो 35 मिलीमीटर है। इसलिए तुरंत सबसे पहला काम, जब भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में आगे भी चाहे मेंसुरेशन, बेलन, शंकु, गोला कुछ भी हो, तो हमेशा व्यास की मदद से त्रिज्या निकालने का सबसे पहला काम होना चाहिए। तो त्रिज्या आ गई। इसके बाद में अब चांदी का तार एक तो ये लगा हुआ है और ये 5 व्यास लगे हैं, तो अगर आपको चांदी का पूरा तार निकालना है तो निश्चित रूप से एक परिधि के बराबर, सबसे पहले हमने बताया था कि ये जो रहती है परिधि के बराबर होती है लंबाई। तो यहाँ पर एक तो परिधि निकालेंगे, यानी कि ब्रुच में लगे तार की लंबाई, ब्रुच में लगे तार की लंबाई किसके बराबर होगी, परिधि प्लस 5 व्यास के बराबर जो तार हैं, 5 व्यास में लगा तार की लंबाई। ठीक है, अब परिधि का सूत्र निकाल लेते हैं। पहले हम परिधि का बताइए, 2πr, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह 35/2। अब जैसे ऐसे में 22/7 रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय 3.14 रखें, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 110 मिलीमीटर तार तो यह आसपास लग गया जो परिधि में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, अब एक व्यास में लगा, एक व्यास में लगा या लगे तार की लंबाई, तार की जो लंबाई है वो एक व्यास में जो लग रही हैं वो कितनी दे रखी थी, 35 मिलीमीटर के बराबर, और इसलिए 5 व्यास इसमें यूज़ किए गए हैं। तो 5 व्यास में लगे तार की हो जाएगी 35 गुणित 5, यानी हो जाएगा 25, 5 या 15 और तो 17, 175 mm का तार इसमें लगा, जो ये टुकड़े हैं तार के व्यास जैसे। तो ये और ये मिला करके आपको ब्रुच में लगे तार की लंबाई हो जाएगी। तो ब्रुच में लगे तार की लंबाई हो जाएगी, परिधि हमने निकाली थी 110 प्लस 175, दोनों को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा आपका 285 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलीमीटर में भी वो शो हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे देखते हैं हम। अब इस एक्सरसाइज से लगभग बेस्ट क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और 12.3 के कुछ कर लेते हैं, चूँकि चित्र बने हुए हैं उसमें, और इस पैटर्न का एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है पिछले बोर्ड के पेपर्स में, तो और ये नॉलेज बेस्ड होते हैं और अच्छे लगते हैं बच्चों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 12.3
3 में चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चित्र बना हुआ है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। आपका क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो चित्र बना हुआ है आकृति 12.20, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जबकि केंद्र O वाले दोनों समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 है। मतलब ये जो समकेंद्री वृत्त पहले उसको बता दीजिए कि ऐसे केंद्र जिनका ऐसे वृत्त जिनका केंद्र कैसा होता है, समान होता है, परंतु त्रिज्याएं कैसी होती है, अलग अलग होती है। निश्चित रूप से जो बाहर वृत्त है उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, अंदर वाले वृत्त की कम होगी। तो यहाँ हम बाहर वाले त्रिज्या को हम R1 ले लेते हैं, वो आपको 14 दे रखी है। इसी प्रकार से अंदर वाले को हम ले लेते हैं R2, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब छायांकित भाग और एक कोण दे रखा है AOC का जो कोण दे रखा है, मीन्स इसको हम थीटा से प्रयुक्त कर सकते हैं, तो ये 40 डिग्री का दे रखा है। अब बच्चे से अगर पूछा जाए या उसको बताया जाए कि देखो बेटा ये क्या है, ये है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये पूरा एक बड़ा त्रिज्या खंड बन रहा है और एक ये छोटा त्रिज्या खंड बन रहा है। अगर बड़े त्रिज्या खंड में से छोटे त्रिज्या खंड को माइनस कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आपका शेडेड पार्ट जो छायांकित भाग है वो प्राप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा उसको। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या कहेंगे हम, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्या खंड या छोटे त्रिज्या खंड, थीटा वही रहेगा दोनों का, पाई भी सेम रहेगा। R1 और R2 की बात करें तो हमने बड़ी त्रिज्या को R1 से यूज़ किया था, और फिर से थीटा बटे 360 पाई इंटू R2 का स्क्वायर। वैल्यू रखने की बजाय पहले जो कॉमन पार्ट है उसको अलग निकाल लेना चाहिए, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इस प्रकार से थीटा की जगह 40 रख दें, पाई की जगह 22/7 और इनका 14 और 7 लिख करके, और इसका कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। इसी अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी आपका चित्र बना हुआ है और क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल बताना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये आपको वर्ग दे रखा है, तो सबसे पहले तो वर्ग दे रखा है और साथ में APD तथा BPC 2 अर्धवृत्त है, ये और ये जो है वो अर्धवृत्त है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया अब ये। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चे के दिमाग में मैंने पहले बताया था कि उसको पहले वृत्त, अर्धवृत्त, आयत, वर्ग, ये सभी बातें पहले क्लियर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब जब उसको पूछेंगे क्या दिख रहा है तो वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर में 14 सेंटीमीटर की है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ अगर दूसरी बात करें हम तो 2 अर्धवृत्त दिख रहे हैं, तो या तो 2 अर्धवृत्त को अलग अलग निकालें। अब वृत्त के क्षेत्रफल या अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम क्वेश्चन केवल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमें बच्चों का पूरा, और ख़ास करके उन बच्चों को विशेष ध्यान देना है जो D और E ग्रेड के हैं, उनको भी लेके चलना है। तो उसको पूछो कि भाई त्रिज्या कहाँ है इसमें, तो त्रिज्या निश्चित रूप से बोला सर ये त्रिज्या है, चलो इसकी ये त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या भी तो ये हुई, बिल्कुल हुई। 2 त्रिज्या हो गई, यानी कि व्यास हो गया एक प्रकार से, या यूँ कहें कि ये पूरी दूरी कितनी है, 14 है। और अगर इधर की और इधर की बराबर बराबर है, मतलब प्रत्येक जो वृत्त हैं या अर्धवृत्त हैं उनकी त्रिज्याएँ कितनी हुई, 7 हुई। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि स्पष्ट है कि प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या ये कितनी हुई, R जो हुई वो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हुई। अब आप शेडेड पार्ट निकालना चाहते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने, 2 अर्धवृत्तों को निकाल लें, या 2 अर्धवृत्त मिलकर के एक पूरा वृत्त बन जाता है। तो हम ये कहें कि 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित अर्धवृत्त, इसलिए 1/2 पाई R स्क्वायर। 2 से 2 वापस कैंसिल कर दो, वही पूरा वृत्त बन गया। ये 22/7, R की जगह वैल्यू हमारे पास 7 था, ये 7 लिख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 196 में से 154 को माइनस करने से आपका ये शेडेड वाला पार्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।
इसी प्रकार से क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में प्रशिक्षण में मुलाकात करते हुए, परंतु समय के अनुसार हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी लेआउट दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से आपसे चित्र बना हुआ है और इसमें कहा गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास है। ये देखिए O, ए बी और सी डी दो व्यास हैं और साथ में बोला है कि ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, जो ओ डी है वो छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए बराबर 7 है, ओ ए बराबर 7 है और साथ में छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए ओ ए, अगर पहली बात तो ये पूरा व्यास है दोनों और ये केंद्र भी बोला है, तो केंद्र बोला है तो निश्चित रूप से सभी की त्रिज्या हुई, तो ये भी 7 हुआ, ये भी 7 हुआ और ये भी 7 हुआ। अब यहाँ बात करें तो इसको हम अर्धवृत्त मान करके पूरा क्षेत्रफल निकाल लें और ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर उसमें से माइनस कर दे तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा और ये वाला अपने आप में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो 7/2 हुई, तो इसको हम लघु वृत्त कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिया है ओ ए बराबर 7 है तो ओ बी भी 7 है, तो यानी ए बी जो हुआ वो हो गया 14, ठीक है। साथ में ओ सी जो हुआ वो है 7। इसलिए ये समकोण त्रिभुज या त्रिभुज हैं और जिसमें ऊंचाई, समकोण नहीं बोलेंगे, एक त्रिभुज है और जिसका आधार भी मिल रहा है और ऊंचाई भी मिल रही है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो आधार मिल रहा है ए बी और ये ओ सी, तो 1/2 ए बी का वैल्यू है 14 और ये 7। इस प्रकार से इसको आप ऐसा ही रहने दें या काट दें, चलो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिभुज का प्राप्त हो गया। अब अर्धवृत्त की बात करें इधर वाले, तो अर्धवृत्त ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल, तो ए सी बी का अगर क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहते हैं तो ए सी बी का क्षेत्रफल है आपका, अर्धवृत्त है इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की जगह 22/7 और साथ में r यानी कि त्रिज्या इसकी 7 है, ये अर्धवृत्त की त्रिज्याएं सभी की 7 हैं, तो 7 × 7 ये भी कैंसिल हो जाए, 7 से 7, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, यानी कि आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से पूरा 77 था, इसमें से आपका 49 माइनस हो जाएगा, तो ये जो दोनों पार्ट शेडेड है वो आ जाएगा। अब लास्ट वाली बात हम छोटे वृत्त की कर लेते हैं। तो जो छोटा वृत्त या लघु वृत्त है, तो लघु वृत्त का जो व्यास दिख रहा है वो कितना है, लघु वृत्त का व्यास है 7 और इसलिए इसकी जो त्रिज्या है वो हम कह सकते हैं कि 7/2 है, ये इसकी 7/2 है और इसलिए इसका क्षेत्रफल, इसलिए लघु वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आप लिखेंगे 7/2, 7/2 दो बार, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 हो गया, यानी कि 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको लास्ट ये बात बतानी है कि क्या आपने निकाल लिया, त्रिभुज निकाल लिया, अर्धवृत्त निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब आपको केवल शेडेड पार्ट चाहिए, तो निश्चित रूप से ये पार्ट आप पहले अर्धवृत्त का, तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल सबसे पहले अर्धवृत्त का लेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये पूरे में अगर ये जोड़ लेते हैं, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस लघु वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से खाली पार्ट छोड़ना चाहते हैं तो माइनस कर देंगे हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो लगभग ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने लेवल पे निश्चित रूप से बच्चों को करवाते हैं। थैंक यू।